नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, वो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठाता है? तो चलिए आज इसी निरंतरता और बदलाव की फैसिनेटिंग कहानी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर 1 अरब से ज्यादा लोगों का समाज खुद को ऑर्गेनाइज कैसे करता है? इसका जवाब ना भारत के इतिहास की परतों में छिपा है, एक ऐसे सामाजिक ताने बाने में जो आज भी हमारी जिंदगी को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। और इस सिस्टम को समझने के लिए हमें जरा पीछे जाना होगा, इसकी नींव तक, वो स्तंभ जिन पर पारंपरिक भारतीय समाज टिका हुआ था। तो आइए इन्हीं स्तंभों की पड़ताल शुरू करते हैं। पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित स्तंभ है जाति। देखिए, ये सिर्फ एक सोशल ग्रुपिंग नहीं था, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम था जो जन्म से ही किसी इंसान का पेशा, उसका सोशल सर्कल और समाज में उसका दर्जा सब कुछ तय कर देता था। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है जनजाति। ये वो समुदाय हैं जिनकी आप कह सकते हैं अपनी ही एक अलग सेल्फ कंटेन्ड दुनिया होती है, अपनी बोली, अपनी कल्चर और अपनी एक बहुत मजबूत पहचान। आपको पता है, भारत में ऐसे 700 से ज्यादा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल ग्रुप्स हैं। लेकिन इस सिस्टम को इतना कॉम्प्लेक्स क्या बनाता था? वो थी इसकी रिजिडिटी, इसकी कठोरता। आइए देखते हैं कि पारंपरिक जाति व्यवस्था के वो कौन से नियम थे जो इसे इतना मजबूत बनाते थे। तो देखिए, ये व्यवस्था कुछ पक्के नियमों पर टिकी थी। समाज छोटे छोटे हिस्सों में बटा था। फिर इन हिस्सों में एक बहुत ही सख्त हायरार्की थी, मतलब ऊंच नीच का एक पक्का ढांचा। किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं। शादी सिर्फ अपनी ही जाति में करनी है। यहाँ तक कि आपका काम क्या होगा, ये भी जन्म से ही तय था। मतलब अपनी मर्जी से पेशा चुनने की आज़ादी नहीं थी। पर जैसा हम जानते हैं, वक्त कभी एक जगह नहीं रुकता। और जल्द ही बदलाव की ऐसी लहरें उठीं जिन्होंने भारत के इस सदियों पुराने सोशल फैब्रिक को हिलाकर रख दिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में बदलाव की एक पूरी कहानी है। 1947 में आज़ादी मिली और फिर 1950 में हमारा संविधान आया जिसने लीगली सबको बराबरी का हक दिया। फिर 60s में ग्रीन रेवोल्यूशन ने गांव की इकोनॉमिक पिक्चर ही बदल दी। और 80s के बाद जब मार्केट फोर्सेस और लिबरलाइजेशन आए तो उन्होंने तो पुराने सोशल स्ट्रक्चर्स को एक नई तरह की चुनौती दे। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में आया फर्क। पहले थी जजमानी प्रथा। सोचिए, एक गांव है जहां हर जाति का एक तय काम है और लोग पैसे के बजाय एक दूसरे की सर्विसेज एक्सचेंज करते थे। और आज क्या है? मार्केट इकोनॉमी, जहां पैसा, इंडिविजुअल चॉइस और मौके, ये सब ज्यादा मायने रखते हैं। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन ने इस पुरानी व्यवस्था को बहुत कमजोर कर दिया है। और इन सब चेंजेस का एक कह सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? गांवों से शहरों की तरफ एक मैसिव शिफ्ट। भारत की पहचान अब बहुत तेजी से बदल रही थी। वो एक ग्रामीण देश से एक शहरी देश बनने की राह पर था। ये नंबर्स देखिए, ये भारत के बदलते चेहरे की कहानी कहते हैं। 1901 में मुश्किल से 10 में से 1 भारतीय शहर में रहता था और 2011 तक आते आते ये नंबर 10 में से 3 हो गया। मतलब सिर्फ 1 सेंचुरी में कितना बड़ा सोशल शिफ्ट है ये। और ये शिफ्ट सिर्फ आबादी का नहीं था, ये हमारे शहरों के साइज का भी था। जरा सोचिए, 1941 में पूरे भारत में सिर्फ 2 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा थी। अब देखिए, सिर्फ 40 साल आगे आइए, 1981 तक ये नंबर 2 से बढ़कर सीधा 12 हो गया। दैट्स अ 6-fold जंप। और फिर तो रफ्तार देखिए, अगले सिर्फ 20 सालों में 2001 तक ये आंकड़ा लगभग 3 गुना और बढ़कर 35 पर पहुंच गया। ये दिखाता है कि भारत का अर्बनाइजेशन कितना एक्सप्लोसिव रहा है। तो सवाल ये है कि इन सारे बदलावों के बाद आज की रियलिटी क्या है? क्या पुरानी पहचानें मिट गई या उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया है? चलिए समझते हैं कि आधुनिक भारत अपनी प्राचीन जड़ों के साथ कैसे डील कर रहा है। आज़ाद भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को कैसे खत्म किया जाए। और इसके लिए हमारे संविधान ने कुछ बहुत बड़े कदम उठाए। जैसे 1950 में ही छुआछूत को पूरी तरह से इलीगल बना दिया गया। सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए और जो कम्युनिटीज पीछे रह गई थी उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशंस जैसी पॉलिसीज लाई गईं, जिन्हें हम अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हैं। और बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए और भी कड़े कानून बनाए गए। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कानून बनाना एक बात है और जमीन पर उसे लागू करना दूसरी।
आज भी खासकर हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत संघर्ष कर रही हैं। जैसा कि इस कोट में बताया गया है, जब उनके जंगल, उनके नेचुरल रिसोर्सेज उनसे छीन जाते हैं तो उनके पूरे एग्जिस्टेंस पर ही एक संकट आ जाता है और इससे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और जाति, उसका क्या हुआ? इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस के बावजूद राजनीति में जाति आज भी एक बहुत बड़ी, इनफैक्ट एक सेंट्रल पावर है। हो सकता है रोजमर्रा की सोशल लाइफ में इसका रूप बदल गया हो, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो कास्ट आइडेंटिटी एक बहुत पावरफुल टूल बनकर उभरती है। तो रूप बदला है पर प्रभाव नहीं। तो हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत भविष्य की तेज रफ्तार ट्रेन पर सवार हो रहा है, वो अपनी इस पुरानी सामाजिक विरासत में से क्या चीजें साथ लेकर जाएगा और क्या पीछे छोड़ देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियां ही लिखेंगी।